नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों लोगों की हमेशा हमने देखा है कि लगभग देश विरोधी साजिशें कई बार सामने आती हैं और ये हल अलग अलग मंच पर राहुल गांधी का भी जाकर बोलना भारत के खिलाफ और बीजेपी और मोदी पर बोलते बोलते भारत के खिलाफ किस प्रकार से वो खिलाफत करने लगते हैं। इसी बीच सोनिया गांधी की यूएनएससी वाली साजिश जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे राहुल गांधी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट भी कैसे फंसे हैं, सारा सबूत आपके सामने दिखाएंगे। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, यानी बुरी आदतों की कितना भी दबा लिया जाए एक, लेकिन वो बार बार सामने आ ही जाती है। कांग्रेस से जुड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चिली की पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार देने का फैसला इसी कहावत को चरितार्थ करता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बुधवार को यह पुरस्कार खुद दिया। इस दौरान सोनिया गांधी ने मिशेल को वैश्विक शांति के लिए किए गए कामों को याद किया। हमें अगर सबसे पहले समझना पड़ेगा ये मिशेल है कौन और इसने क्या क्या किया है। भारत विरोधी कामों में संलिप्त रही है, कश्मीर विरोधी कामों में संलिप्त रही है और कांग्रेस इसको, आपको बता दे, कांग्रेस इसको अवार्ड दे रही है, इंदिरा गांधी अवार्ड। आगे आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण में आखिरकार कैसे कांग्रेस एक्सपोज हुई है और आखिरकार 1947 का बंटवारे से लेकर के जितना जब से कांग्रेस का गठन हुआ है, शायद वो भारत विरोधी काम ही की है। 2008 में चीनी एमओयू के बारे में भी आपको पता है कि चीनी एमओयू भी कैसे हुआ, उसके बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत विरोधी काम कर रही है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और इसकी सच्चाई से आप कितना वाकिफ रखते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो सोनिया गांधी ने जब मिशेल को ये अवार्ड दिया और ये अवार्ड दिए जाने के बाद उनके कामों को याद किया। सोनिया गांधी ने उसकी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े और देश को नया रूप देने के लिए उसको जमकर तारीफ की है। हालांकि असल कहानी इसके आगे है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह दिया जाता है जो कांग्रेस से निकटता रखता है। सोनिया गांधी ने समारोह में बैचलेट की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां चिली की सीमाओं से आगे हैं। उन्होंने विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को चैंपियन, कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों को चैंपियन और मानवाधिकारों का रक्षक बताया। लेकिन यह पुरस्कार प्रदान करने का फैसला बैचलेट के भारत के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे रुख को नजरअंदाज कर दिया। बैचलेट ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख के रूप में कई बार भारत के आंतरिक मामलों पर एक तरफा टिप्पणी की, जो भारत सरकार द्वारा बार बार खारिज की गई। यह पुरस्कार न केवल बैचलेट के ऐसे बयानों को वैधता देता है, बल्कि कांग्रेस के उस पैटर्न को भी उजागर करता है जो कि भारत विरोधी आवाजों को सम्मानित किया जाता रहा है। तथ्यों और आधिकारिक बयानों के साथ आपको दिखाते हैं असल में बैचलेट ने भारत के खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया और कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना। सबसे पहले कश्मीर के मुद्दे यानी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बैचलेट की टिप्पणियों को समझना जरूरी है। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 45वीं सत्र के दौरान बैचलेट ने अपना वैश्विक मानवाधिकार अपडेट प्रस्तुत किया था। इसमें उसने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर में सैन्य और पुलिस द्वारा आम लोगों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं की जा रही हैं, जिसमें पैलेट गन का इस्तेमाल, मिलिटेंसी से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। राजनीतिक बहस और सार्वजनिक भागीदारी के लिए बहुत कम जगह बची है। यह बयान अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के ठीक एक साल बाद आया था, जब भारत ने जम्मू कश्मीर को एकीकृत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। बैचलेट का यह बयान न केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ पेश करता था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को एक दमनकारी राज्य के रूप में चित्रित करने की कोशिश की थी। भारत सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बैचलेट के बयान पर खुद खेद व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र के विकास और शांति प्रयासों को नजरअंदाज करता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां मानवाधिकार की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। वास्तव में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई थी, जैसा कि आंतरिक सुरक्षा रिपोर्ट से स्पष्ट है। 2020 में आतंकी घटनाओं की संख्या 2019 की तुलना में 40% घटी और पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए थे। फिर भी बेस्लेट ने इन तथ्यों को अनदेखा करके प्रोपेगेंडा चलाया। ये कोई एक बारगी की घटना नहीं थी। सितंबर 2021 में मानवाधिकार परिषद के 48वें सत्र में बेस्लेट ने जम्मू कश्मीर पर निशाना साधा। उसने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आम सभाओं पर अधिकारियों की रोक और समय समय पर संचार ब्लैकआउट जारी है, जबकि सैकड़ों लोग अपनी बात कहने की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए हिरासत में है, पत्रकारों पर दबाव है और यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह बयान भी एक तरफा था क्योंकि बेस्लेट ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों जैसे पंचायती राज संस्थाओं की बहाली और महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई जिक्र नहीं किया। भारत सरकार ने इसे अनुचित हस्तक्षेप बताया और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि बेस्लेट के दावे भारत गलत सूचनाओं पर आधारित है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है। यूएपीए के इस्तेमाल पर उन्होंने स्पष्ट किया यह कानून सुरक्षा के लिए है और अदालतों द्वारा जांचा जाता है। 2021 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी और स्थानीय निकाय चुनाव में 73% से अधिक मतदान हुआ था, जो सार्वजनिक भागीदारी का प्रमाण था। बेस्लेट का यह बयान उन उपलब्धियों को कमजोर करने का प्रयास था। इन दोनों बयानों से साफ है कि बेस्लेट का फोकस भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का था, न कि वास्तविक मानवाधिकार सुधार पर था। अब विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम एफसीआरए पर बेस्लेट जो की भूमिका को अगर देखें तो अक्टूबर 2020 में जब भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन के लिए कार्रवाई की तो बेस्लेट ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि उसका आधिकारिक बयान में कहा कि मैं मानवाधिकार एनजीओ पर लगाई गई पाबंदियों और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से दुखी हूं। मैं अधिकारियों के एफसीआरए की समीक्षा करने का आग्रह करती हूं ताकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अनुपालन करे। यह बयान एमनेस्टी के फंडिंग नियमों के उल्लंघन के ठीक बाद आया। अब जांच में पाया गया कि संगठनों ने विदेशी फंड्स का दुरुपयोग किया था। भारत सरकार ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एफसीआरए भारत का संप्रभु कानून है जो विदेशी फंडिंग के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मानवाधिकार के नाम पर कानून उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बेस्लेट का बयान न केवल एफसीआरए को गलत ठहराता था बल्कि भारत के एनजीओ का दमन का आरोप लगाकर वैश्विक दबाव बनाने की कोशिश की थी। वास्तव में एफसीआरए 2010 में लागू हुआ था और कई सरकारों ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन बेस्लेट ने केवल मोदी सरकार के समय पर फोकस किया। इससे पहले 2016 में भी एमनेस्टी पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन बेस्लेट ने साफ तौर पर बता दे इस सब को लेकर के चयनात्मक आलोचना जो है भारत के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा का हिस्सा है। नागरिकता संशोधन कानून में सीए पर बेस्लेट की कार्रवाई और प्रत्यक्ष थी। मार्च 2020 में जब सीए को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित थी तो बेस्लेट के कार्यालय ने अदालत में हस्तक्षेप की अर्जी दाखिल की। अर्जी में कहा गया कि सीए धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। बेस्लेट ने अपने अधिकारियों के माध्यम से कदम उठाया जो भारत के आंतरिक कानूनी मामलों को विदेशी हस्तक्षेप था। भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीए भारत का आंतरिक मामला है और भारतीय संसद ने कानून बनाए रखने की संप्रभु अधिकार से जुड़ा हुआ, किसी विदेशी पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। सीए का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना था, जो मुस्लिमों के खिलाफ नहीं था। बेस्लेट का जो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जब था वो प्रदर्शनकारियों को भड़काने वाला था, क्योंकि उस देश में भ्रामक प्रचार हो रहा था सीए मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा। सुप्रीम कोर्ट की अर्जी पर विचार किया, लेकिन बेस्लेट का कदम भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता था। यह घटना दर्शाती है कि बेस्लेट ने भारत के अंतरराष्ट्रीय कानूनों में अदालतों में घसीटने की कोशिश की। किसान आंदोलन के दौरान भी बेस्लेट ने भारत के खिलाफ आवाज बुलंद की। फरवरी 2021 में जब 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा तो बेस्लेट ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत में सैकड़ों हजारों किसान के निरंतर प्रदर्शन कानूनों और नीतियों के व्यापक परामर्श पर आधारित रखने के महत्व को रेखांकित करते हैं।
यह बयान कानूनों को रद्द करने की मांग और समर्थन देता प्रतीत होता था। भारत सरकार इसे अनुचित बताते हुए कहा कि आंदोलन आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा और बैचलर का हस्तक्षेप अनावश्यक है। विशेष रूप से 26 जनवरी 2021 की हिंसा के बाद जब प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर धावा बोला, बैसठ ने सरकार की कार्रवाई को मानवाधिकार के खिलाफ बताया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों का चिंता जताई थी, लेकिन हिंसा के पीछे तत्वों का जिक्र नहीं किया गया। वास्तव में आंदोलन के दौरान कई जांच रिपोर्टों से पता चला कुछ तथ्यों ने इसे हिंसक रूप दिया और सरकार शांतिपूर्ण और प्रदर्शन की अनुमति दी थी। बैचलर का बयान आंदोलन की वैश्विक समर्थन देने का प्रयास था, जो विपक्षी नैरेटिव से मेल खाता है। बाद में कानून रद्द होने पर बैसलर ने भारत की आलोचना जारी रखी। मुस्लिम, दलित, आदिवासियों पर हमले का आरोप लगाकर बैचलर के बयान एक तरफा रहे। मार्च 2019 में मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए बैचलर ने कहा, हम रिपोर्ट्स प्राप्त कर चुके हैं जो दर्शाती हैं कि अल्पसंख्यकों, विशेषकर रूप से मुस्लिमों और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय के लोग जैसे दलित, आदिवासियों के खिलाफ उत्पीड़न और निशाना बढ़ा रहा है। यह बयान मोदी सरकार शुरुआती वर्षों पर केंद्रित था, लेकिन बैचलर ने विशेष साक्ष्य नहीं दिए। भारत सरकार ने इसे खारिज कर दिया और देश में अल्पसंख्यक सुरक्षा के कानून है जैसे SC/ST एक्ट और अपराध दर में कमी आ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB में 2019 की रिपोर्ट पता चलता है कि दलितों के खिलाफ अपराधों में जागरूकता बढ़ने से रिपोर्टिंग बढ़ी है, लेकिन दोष सिद्धि दर सुधार हुए हैं। और मुस्लिम पर हमले को लेकर के भी इस तरह की घटनाएं कई बैचलर का ये पूरी तरह से कई बार चीजें आई। तो अगर हम बैचलर के बारे में बात करें तो 1, 2, 3, 4 गिनती करते जाएं, इतने उदाहरण हैं जो भारत के खिलाफ, भारत के विरोध में हमेशा आवाज उठाती रही है। और हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी का पुरस्कार, इंदिरा गांधी के पुश्तैनी राहुल इंदिरा गांधी और जो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी और सोनिया गांधी ऐसे बैचलर को अपने मंच से पुरस्कार दे रहे हैं। हम आप एक बार तो सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये सबूत जो मैंने सौंपे हैं, ये एक एक चीज, एक एक फैक्ट आखिरकार बैचलर को दिया गया, ये जो इनाम है, ये जो अवार्ड है, ये किस लिए दिया गया है? भारत में बैठकर भारत को ये लोग खोखला कर रहे हैं और कहते हैं कि हम विपक्ष में बैठे। आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमारा मकसद था इस चीज को आपके सामने एक्सपोज करना कि आखिरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का पद हम ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को बुलाकर पुरस्कार देता है, और हम और आप उसको देश का प्रधानमंत्री बनाने के प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से इतना अनुरोध है, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।